हम हमारे साइंस के लेक्चर में सीखेंगे केप्लर का थर्ड लॉ। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और केप्लर थर्ड लॉ का कुछ रिलेशन है, तो आज हमें वो समझ में आ जाएगा। तो आज चलिए सीखते हैं केप्लर थर्ड लॉ। तो पहले देख लीजिए केप्लर थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो केप्लर थर्ड लॉ क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन of the planet around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कोई भी प्लेनेट होता है वो सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है अगर उसका हम स्क्वायर कर दे तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। कैसा रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किससे? तो मीन डिस्टेंस से। मीन डिस्टेंस किसके बीच में? मीन डिस्टेंस। तो मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दैट प्लैनेट मतलब क्या? तो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। जैसे समझ लीजिए हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ को एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? पूरा एक चक्कर काटने में हम उसे 1 साल कहते हैं, ठीक है। तो वो जो टाइम है उसका स्क्वायर किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो जो सूरज और हमारी पृथ्वी इनके बीच जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के, उसको क्यूब से कैसा है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसी का मतलब क्या हो जाएगा? that is p square upon r cube is equal to k। तो देखिए आज हम ये प्रूफ कर देंगे, केप्लर का थर्ड लॉ हम प्रूव कर देंगे। केप्लर का थर्ड लॉ हमें आज प्रूव करना है। तो अब ये प्रूव करने के लिए लेट कंसीडर planet with mass small m। देखिए कोई तो एक प्लेनेट कंसीडर करते हैं जिसका मास है स्मॉल m एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सन भी r। और इसका जो मीन डिस्टेंस है सूरज से वो हमने कंसीडर कर लिया r। लेट द मास ऑफ सन बी कैपिटल M। और जो सूरज का मास है उसे हम कैपिटल M मान लेते हैं। सूरज का जो मास है उसे हम कैपिटल M मान लेते हैं। तो हमें पता है कि ये जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड क्या करेगा? रेवोल्यूशन करेगा। तो रेवोल्यूशन पॉसिबल क्यों होता है? क्यों रेवोल्यूशन कर पाते हैं ये जो प्लैनेट्स है? क्यों रेवोल्यूशन कर पाते हैं? तो ये प्लैनेट्स रेवोल्यूशन कर पाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं the planet is revolving around the sun due to centripetal force। ये हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज की सर्कुलर मोशन क्यों पॉसिबल होती है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे प्लैनेट क्या कर सकते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन कैसे दिया जाता है? दिस फोर्स इज गिवन बाय F is equal to mv square upon r। देखिए F is equal to mv square upon r। ये जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
ये जो फॉर्मूला है आपके 10th के टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये सीखना है तो ये आपके हायर स्टडीज में 11th या 12th में ये आपको देखने को मिलेगा, इसका पूरा डेरिवेशन भी देखने को मिल जाएगा। सिर्फ अभी के लिए याद रखिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू mv² r। तो देखिए m तो हमें पता है, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है हमारा मास ऑफ द प्लेनेट, r क्या है, तो r है हमारा सूरज और वो जो प्लेनेट है उसके बीच का डिस्टेंस। नया टर्म क्या इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे v, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं v is the velocity of planet, v is the velocity of planet। तो देखिए अभी जो प्लेनेट है वो जो रिवॉल्यूशन कर रहा है वो रिवॉल्यूशन नियरली राउंड शेप में कर रहा है। हमने देखा है कि केपलर के फर्स्ट लॉ में उसने बोला है कि वो एलिप्टिकल शेप है, पर हमें अज्यूम कर लेते हैं कि वो नियरली राउंड शेप है, तो उससे हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, we know that velocity is equal to distance upon time, distance upon time, velocity is equal to distance upon time। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आ गया। तो हमने अभी अभी कहा कि ये नियरली राउंड शेप में जो प्लेनेट है वो रिवॉल्यूशन कर रहा है नियरली राउंड शेप में, तो इसका एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो प्लेनेट, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए प्लेनेट ट्रेवल करेगा डिस्टेंस 2 पाई r, और टाइम कितना होगा, टाइम होगा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम होगा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब अपॉन कैपिटल T, जो हमने यहाँ पे वो लिखा है क्या होगा कैपिटल T। देखिए T के बारे में हमने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, अगर ऐसे बाय चांस रह गई इंफॉर्मेशन तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे T इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, ये T जो है क्या है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर इन दोनों को एक साथ लिया जाए तो हमें क्या मिलता है, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, देखिए तो F इज इक्वल टू m, देखिए हमें v का वैल्यू पता चल गया, v का वैल्यू हमें पता चल गया, तो v की जगह v का वैल्यू पुट करेंगे। v का वैल्यू क्या मिल गया हमें, तो v का वैल्यू मिल गया है 2 पाई r अपॉन t, तो m 2 पाई r अपॉन t द होल स्क्वायर, f इज इक्वल टू m into 2 पाई r अपॉन t द होल स्क्वायर अपॉन r। तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो f इज इक्वल टू, देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m अपॉन t स्क्वायर, और ये जो अपॉन में r है वो ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r, तो ये हो गया r। ठीक है, तो अभी ये r और ये r स्क्वायर का r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r m अपॉन t स्क्वायर, हमारे पास ये बच गया। ठीक है, तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अभी हमें न्यूटन्स लॉ के बारे में पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहिए और सिर्फ ग्रेविटेशन कहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
चलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो क्या बोलता है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। कैपिटल G ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M यहाँ पे जैसे हमने लिखा है मास ऑफ द सन, स्मॉल m मास ऑफ द प्लेनेट अपॉन r स्क्वायर, मतलब जो सूरज और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन्स लॉ, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो इसे हम बोलते थे इक्वेशन 4। तो देखिए अभी इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम देखेंगे तो देखिए ये भी f का वैल्यू है, ये भी f का वैल्यू है, तो मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है। मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, हमें क्या मिल गया इक्वेशन 3 और 4 से कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर r m अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल m यहाँ पे स्मॉल m कैंसल आउट हो जाएगा वो तो देखिए यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा 4 पाई स्क्वायर into r cube, 4 pi square into r cube is equal to g m into t square, g m into t square। हमें ये मिल जाएगा g m into t square। तो देख लीजिए अभी ये जो 4 पाई स्क्वायर है ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। कैपिटल G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये सब कांस्टेंट है। तो ये सब हम एक जगह ले लेते हैं। तो देखिए देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm इंटू आर क्यूब। देखिए ये पूरा कांस्टेंट है, ये gm मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए था, यहाँ पे आ गया डिवीजन में चला गया। पूरा कांस्टेंट को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया इनटू r क्यूब, क्योंकि देखिए पूरा राउंड शेप नहीं है, मीन डिस्टेंस लिया हमने तो मीन डिस्टेंस है इसलिए वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखिए अभी ये पूरा कांस्टेंट है तो ये पूरे टर्म को हम k मान लेते हैं। p इज इक्वल टू k इनटू r क्यूब, p इज इक्वल k r क्यूब। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारा इक्वेशन परफेक्ट है। तो पहले हम लिखते थे कि k क्या है, k है 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm, ये है k का वैल्यू। यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू k इनटू r क्यूब। तो अगर हम ये कांस्टेंट निकाल देते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। वही हमें दिखाना था, वही प्रूव करना था, दैट इज t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू k। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो नीचे लिख देते हैं hence it is true। तो देखिए इस तरह से हमने आज केपलर का तीसरा लॉ जो है वो प्रूव कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये लॉ समझ में आया होगा। अगर आपको लॉ समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी लॉ समझने दीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। चलो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।